न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अपने चैनल में करता हूं। आज मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा करबला दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो सरफराज हुसैन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनकी क़यादत में हो रही गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से। उस कमेटी के तमाम अहदेदार, तमाम मेंबरान मौजूद रहेंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे। अभी हम इन लोगों की सरपरस्ती में काम करते हैं दुनिया में। क्या जब हमारे रहनुमा इस दुनिया से चले गए, हमारे रहबर चले गए, उसके बाद इस्लामिक सिस्टम नहीं चल रहा है? क्या जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद दीन नहीं फैल रहा है? क्या मौला अली के बाद दीन की जंगें नहीं लड़ी गई है? ये तो एक दरगाह की बात है। और इसमें दरगाह में लड़ाई भी किसकी है? सिर्फ गासिब माले इमाम और मुहाफिज माले इमाम की। जब हमने खैबर की जंग लड़ ली, जब हमने बद्र लड़ ली, ये क्या चीजें हैं? आप इस बात को छोड़ दीजिए। हर आने वाले दौर में देखिए, शियाओं में बहुत बड़े बड़े आलिम अभी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, सब लोग मौजूद हैं। आप लोग इसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। ये माले इमाम है और माले इमाम अपनी टीम बनाते रहते हैं। हुसैन साहब, पिछली कमेटी नहीं, अगर एक बात बताइए, अगर कोई इंसान किसी चीज को खत्म करे, फले बहबूदगी के लिए काम करा है, तो उसका क्रेडिट ये ले कि साहब अब मैं ही बैठ गया। आप सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दीजिए कि कोई आदमी अगर फला बहबूदगी के लिए, सरफराज साहब ही कल आके कहने लगे साहब मैं बैठूंगा, मैं नहीं हटूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। फले बहबूदगी के लिए कोई आदमी भी काम नहीं। अभी सवाल ये हो रहा है, सरफराज साहब सवाल ले लीजिए। कमेटी के लोग ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं जिनका इंतकाल हो चुका, उनकी बहुत ज्यादा नजर थी और वो पूरी तरह से उसको हड़पना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के, वो तो मैं इसमें जोड़ दूं, अहमद पटेल, ये एक बार हमारे पास रिलीज आई जी इंतकाल के उनके 4-5 महीने के बाद। जी जी, उसमें कहा कि अहमद पटेल जो है वो इसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा भाई वो इंतकाल हड़पना चाहते हैं, करना चाहते हैं। नहीं, फिर भी लगे हुए हैं। हाँ, इंतकाल के बाद भी लगते हैं। वो तो अभी भी लगे हुए हैं। देखिए, कई साल हो गया है, अभी भी अहमद पटेल साहब जिंदा हैं। वो बड़े बड़े उनकी जगह हमारा खाना है, सब वो सब। मैं आपको देखिए मैं दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर दिखाता हूँ आपको। इमाम हुसैन का जिस वक्त जिक्र होता है, इमाम की मजलूमियत का जिस वक्त जिक्र होता है, इमाम के ऊपर हुए जुल्मों का जिस वक्त जिक्र होता है, तो वहां पर यजीद और शिम्र का भी जिक्र होता है। गांधी जी का जब हम जिक्र करते हैं पिछले एक सदी से, तो गांधी जी के कातिल का भी जिक्र होता है। और ये वो लोग हैं जिनको मुखालफत करने के लिए बड़ा चेहरा चाहिए, क्योंकि इनके अपने चेहरे तो कुछ है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, मैं सोनिया गांधी जी पर, राहुल जी पर, अहमद पटेल जी पर, या और बड़े बड़े जो नेता हैं हमारे केजरीवाल जी पर आरोप लगाऊंगा, तभी तो मेरी अखबारों में हेडलाइन बनेगी। अभी तो कुछ टाइम पहले आया था, बोर्ड ने आपकी कमेटी बना दी। अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ पर अपना कदम रखना, क्योंकि काबिज वो हैं, कमेटी बन गया। लेकिन फिर भी सवाल यही है सवाल यही कि आप कैसे वहाँ दाखिल होंगे, कैसे अपने आप को मनवाएंगे वहाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है। फरजान साहब इंकलाब के सीनियर रिपोर्टर, कोई बात नहीं, सवाल करने का हक है। फरजान पूछिए। फरजान भाई, फरजान कुरैशी, आप कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है, मैं कहता हूँ ये सबसे छोटा सवाल है। छोटा सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि जो हम आपके सामने कह रहे हैं, हम इस पर ईमानदार रहें। सबसे बड़ा सवाल है कि हम अपने इमाम के सामने बेहतरीन जवाबदेही रखें। देखिए, जंगें बहुत होती हैं, तहरीकें बहुत होती हैं। मैं जब अपने इमाम के सामने मौत के बाद खड़ा होऊंगा और जब मैं अपने इमाम के सामने पेश होऊंगा, तो मैं अपने, देखिए, मैं कब्जा ले पाऊंगा या नहीं, अभी ये कबलस वक्त है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब मेरे इमाम के सामने मेरी पेशी हो, तो मैं अपने इमाम के सामने फख्र से कह सकूं, इमाम, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक तहरीक जंग लड़कर आया हूं, मैं कामयाब नहीं हो सका, ये आप जाने, लेकिन मैंने अपने आखिरी सांस तक दरगाह शाह मर्दा के गासिबों के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया है। मैं वो इनाम चाहता हूं। और जो बहादुर अब्बास साहब छोटी करबला का क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि छोटी करबला मैंने खाली कराई है, तो जगमोहन से हमने चाबी ले ली थी। छोटी करबला हमारे उसी जमाने में हमारे इख्तियार में आ गई। बात यह है कि हमने दीवार तोड़कर बाद में उसके अंदर हमने एंटर करा, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी थी, कहीं वो नहीं था उसके अंदर, वो तो हमारा रास्ता उसने, पुलिस ने बंद करा रखा था, इसलिए बाद में हमने उस रास्ते को खुलवा दिया। और दूसरी बात फरजान भाई, मैं आपके सवाल का पूरा जवाब देता चलूं कि हम इमाम की बात कर रहे हैं।
जहां तक सवाल है, मैंने आपके सवाल को लास्ट में ले आया हूं, जो कि सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपका सवाल ये कि आप कब्जा कैसे लेंगे, आप पोजीशन कैसे लेंगे। जहां तक पोजीशन का सवाल है, देखिए ये कानूनी प्रतिक्रिया है और हम वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि उसको कब्जा कैसे, भाई अगर आप पीसफुली हैंड ओवर कर देते हो विद इन 30 डेज तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप नहीं करते हो तो वो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। हम लड़ाकू झगड़ालू लोग थोड़ी हैं भाई, शरीफ लोग हैं भाई। इन 30 दिन का वो भी बता दीजिए, कब से कब तक के हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जा रहा है अभी कौम के पास। जी, वही एक्चुअल में जो ऑर्डर हुआ है वो 5 जनवरी 2022 को हुआ है, लेकिन जो ऑर्डर इनको ऑर्डर दिया गया है वो वक्फ बोर्ड ने 19 जनवरी को दिया है। यानी कि अगर हम कानूनी पाबंदी और छूट देकर भी चलते रहे तो मैक्सिमम इनके पास 19 फरवरी 2022 तक का टाइम है। और अगर 19 फरवरी 2022 तक ये पोजीशन पीसफुली नहीं देते हैं तो उसके बाद फरजान भाई इंशाल्लाह और रहमान हम कानूनी मदद लेंगे। एक क्वेश्चन और है, किसी ने पूछ लिया वो लोग ये दावा करते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है, लेकिन ये ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है जो इस तरह जिसका वक्फ बोर्ड में। तो भैया फिर मुझे एक बात बता दीजिए, मेरा एक चेहरा है, एक जमाने में दो बात नहीं बोल सकता। अभी आप ये कहते हो कि हमने 1954 में रजिस्टर्ड सोसाइटी अंजुमन हैदरी गजिट कराई थी वक्फ बोर्ड में। आज आप कहते हो कि ये वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं है, तो आप वक्फ बोर्ड में ऑडिट रिपोर्ट क्यों पेश करते हो अपनी? नईम फातिमा शिया कोटे से वक्फ बोर्ड में मेंबर क्यों है? भाई एक चीज रखो ना, आप वहां से अपने वक्फ मेंबर को हटा लो ना। भाई हमारा वक्फ बोर्ड से कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो दूसरे फिरकों का है, शियाओं का वक्फ है ही नहीं, बोर्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक तरफ तो नईम फातिमा को आप वहां पर मेंबर बनवाते हो, शिया कोटे से मेंबर है, हालांकि वो भी गलत है क्योंकि वो जिस कोटे से गई है शिया स्कॉलर होना चाहिए, वो शिया स्कॉलर नहीं है। और इसके लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में रुजू किया है कि नईम फातिमा को बाई मिस्टेक या बाई चालाकी वक्फ बोर्ड का मेंबर बना दिया गया, जो कि शिया स्कॉलर कोटे से आई हैं, वो शिया स्कॉलर नहीं है। और बहुत जल्द हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। अगर आप ये बात कहते हो कि इसका वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो भैया गजिट क्यों, आप गारंटी क्यों देते हो गजिट कराने की? आप वक्फ बोर्ड में अपना ऑडिट मत जमा कराओ। ऑडिट होता है साथ में? नहीं अभी हुआ है, जब से 2019 से होना शुरू हुआ है, ऐसा हुआ है 2019-2020 का हुआ है। देखिए इसमें जब से ये तहरीक शुरू हुई तब से वो जागे, उससे पहले तो उनको इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं थी, ऑडिट क्या कराएंगे वो? क्योंकि ऑडिट कराने के लिए मैं आपको बताऊं कि जितनी भी दरगाह की आमदनी होती है उसका 7%, किसी भी वक्फ की आमदनी हो उसका 7% दिल्ली वक्फ बोर्ड को जाता है। मुझे आप बताइए ऑन रिकॉर्ड कि आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कितने करोड़ रुपए जमा कराए? बकौल आपके 2019-20 में 7 करोड़ रुपया आया, 6 करोड़ 90 लाख रुपया आपने खर्च कर दिया। मुझे बताइए दरगाह में कौन सी बिल्डिंग तामीर हुई, कौन सा ब्लॉक तामीर हुआ, कहां पर कंस्ट्रक्शन काम हुआ जहां पर आपने 6 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर दिए? और उसमें आपने वक्फ बोर्ड को कितना टैक्स दिया? बताइए आप ऑन रिकॉर्ड क्या है। दूसरी बात, अगर 19 के बाद आपने ऑडिट भी कराया है तो वो इस तहरीक के डर से करवाया है, वरना आप 2010 से काबिज हैं। मुझे रिकॉर्ड दिखाइए आपने कितनी बार ऑडिट करवाया। आप सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार एक्ट में जाकर देखिए, सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर देखिए कि 2019 से पहले तो इन्होंने अपनी ऑफिस बेयरर्स की लिस्ट भी दी थी, वो भी हमारे डर से दिया है। वो खुद साख्ता ऑफिस बेयरर्स जो हैं, जो खुद साख्ता अंजुमन हैदरी, एक्चुअल में आप लोगों को कभी कंफ्यूजन है, जिसको आप अंजुमन हैदरी समझते हैं वो अंजुमन हैदरी है ही नहीं। आपने एक हिंदी पिक्चर देखी होगी कि उसमें एक सीएम को किडनैप कर लिया जाता है और उसका हमशक्ल सीएम बनाकर बिठा दिया जाता है और फिर उससे तमाम गलत काम कराए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अंजुमन हैदरी के साथ भी हुआ है। अंजुमन के असल ऑफिस बेयरर्स को तो मार के भगा दिया गया और हम अंजुमन हैदरी बनकर बैठ गए। ये लोग दरअसल मीडिया को ये 12 साल बाद पुरानी याद नहीं है, लेकिन अगर आप 12 साल पहले के अखबारात उठाकर देखेंगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा जो कुछ मैं कह रहा हूं आपसे। एक कंफ्यूजन और मैं आपका दूर कर देता हूं कि अंजुमन हैदरी इज अ बॉडी। अंजुमन हैदरी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी शख्स का नाम नहीं है। अंजुमन हैदरी एक बॉडी का नाम है कि जो देख रेख करती थी दरगाह शाह मर्दा की। और अंजुमन हैदरी जो रजिस्टर्ड थी वो दिल्ली सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट में रजिस्टर्ड है, ना कि वक्फ बोर्ड में, ना कि वो वक्फ बोर्ड से बनाई गई है। अभी कौम को कंफ्यूज किया जा रहा है कि अंजुमन हैदरी इज अ ऑनर,
भैया दूर कर दो इस बात को। तो किसी भी दरगाह की कोई कमेटी होती है, वो उस दरगाह की देखरेख के लिए मुतवल्ली होती है। दूसरा इससे ऑनर जो होता है, देखिए सुपरविजन जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इज ऑटोनोमियस बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। और ऑटोनोमियस मींस व्हाट? यही तो होता है, खुद मुख्तार इदारा है वो, उसके पास एक पावर है। अभी आप ये बताते हैं कि चेयरमैन ने जो कमेटी बनाई है वो चेयरमैन को इख्तियार ही नहीं है। ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है अवाम में। मुझे आप बताइए कि चेयरमैन इज ऑल इन ऑल पावर। ये मेरे बनाने से चेयरमैन ऑल इन ऑल पावर नहीं बनते हैं, ये वक्फ एक्ट कह रहा है, सीओ की पावर्स वक्फ एक्ट बता रहा है। और दूसरी बात, हम इस बात से जाते ही नहीं। देखिए हम चेयरमैन साहब के ज्यादा गुणगान करते हैं तो ये हो जाता है कि हम उनके गुणगान करने के लिए बैठे। हम जिसने हमारी मदद की हम सबके शुक्रगुजार, हम आपके भी तो शुक्रगुजार हैं, हम आवाम के भी शुक्रगुजार हैं। हमें नोएडा में मदद मिली, हमें खुरैजी में मदद मिली, सेलमपुर में मदद मिली, ओखला में मदद मिली, पुरानी दिल्ली, सबके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हम चेयरमैन के भी शुक्रगुजार हैं। क्या शुक्रगुजारी को आप चापलूसी का नाम देने लगते हैं? नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कमेटी गलत बनाई है, तो मैं आपके तवस्सुल से एक मैसेज देना चाहता हूं आपके जरिए कि भैया 2019 में एक कमेटी गलत गठित कर दी गई, 2022 में कमेटी गलत तश्कील दे दी गई, तो उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल खुला हुआ था, आप क्यों नहीं चले गए उसमें? भाई अदालतें तो मौजूद है ना। भाई वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया किस लिए गया है कि अगर औकाफ के फैसलों में कोई गलती पाई जाती है या औकाफ आप पर ज्यादती करता है दिल्ली वक्फ बोर्ड, तो आपको उसके अगेंस्ट चले जाइए। क्यों नहीं जाते हैं आप? क्यों नहीं जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट? आप लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि वो लोग, देखिए हाँ एक बात मुझे और याद आती है बीच में, मैं बहादुर की एक बात से इत्तेफाक करता हूं और आपको शायद अजीब सा लगेगा कि सरफराज बहादुर की एक बात से इत्तेफाक करता है। वो कौन सी बात है? एक बात वो सच्ची कहता है कि जितने भी गासिब माले इमाम हैं, बेईमान है, वो सब जेल जाएंगे। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं आप लोगों के बीच, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी गासिब माले इमाम हैं वो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे इंशाअल्लाह ताला पहुंचे, और जाना भी चाहिए, क्योंकि आप माले इमाम खा रहे हैं। अगर ये दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, चेयरमैन ने बेईमानी करके, आपके साथ हक तलफी करके कमेटी बना दी, तो आप उसके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल चले जाइए, आप हाई कोर्ट चले जाइए। मेरा मशवरा है, आपको ऐसा करना भी चाहिए, ज्यादती के खिलाफ आवाज उठानी भी चाहिए। 2 साल पहले कमेटी बनी है। हाँ अभी आप बहुत तेज बात करते हैं, डरा देते हैं हमें, आप लोग बड़े तेज होते हैं भाई, लेकिन कुछ नहीं, हम आपसे सीख रहे हैं। आपने कहा कि भाई जो चापलूसी का इल्जाम, आपने वहां एहतजाज किया है और अमानत के खिलाफ तो ये कहा कि ये तो खाइन है, दरगाह शाह मर्दा की जमीन पे इसने कब्जा करवाया। नहीं, ये बात मैंने नहीं कही है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अमानतुल्लाह खान ने जमीन पर कब्जा कराया। नहीं, आपने ये कहा कि मिलके ऐसा हो रहा है। नो, सुनिए, मैं बताता हूँ, बताएंगे भाई। हमने अमानतुल्लाह खान साहब के पास एक दरखास्त रखी कि अंजुमन जो है वो ज्यादती कर रही है, वो बेईमानी कर रही है, वो करप्शन कर रही है, वो घोटाले कर रही है दरगाह में। अमानतुल्लाह खान साहब तक जब हमारा मैसेज नहीं पहुंचा तो हमने हमारे पास क्या, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमें भी लगेगा ना कि अमानतुल्लाह भी शायद उनसे मिले हुए, तो उनके खिलाफ हमने एहतजाज किया। हमने उनके खिलाफ एहतजाज किया। और एक बात सुन लीजिए, जहाँ हमें जरूरत पड़ी है, हमें लगा है कि अगर वो लोग गलत कर रहे हैं या वक्फ बोर्ड हमारे साथ गलत कर रहा है या हमारी एप्लीकेशन या जो भी कंप्लेंट जा रही है उस पर सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। हमारा मकसद था यस दोनों। देखिए, अगर हमारे दरगाह के साथ घोटाला किया जाएगा, दरगाह के माल में माले इमाम को गस्ब किया जाएगा, हम अपने सीएम साहब के यहाँ भी धरना देंगे, बिल्कुल। हम अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम के यहाँ धरना देंगे, हम राष्ट्रपति के यहाँ बैठ जाएंगे जाके। हम माले इमाम को बचाने के लिए कोई घर नहीं छोड़ेंगे। और इसके डिफरेंसेस को आप मत समझिएगा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है और हम एक आम आदमी है। हमारे बीच में जो है वो माले इमाम है और हमें इस जीने को चढ़ने में बहुत कम वक्त लगता है। और बाकायदा हमने यही वक्फ बोर्ड में भी किया है। वक्फ बोर्ड के सामने हमने अपनी शिकायत रखी है और वक्फ बोर्ड ने उसका नोटिस लेते हुए, भाई चेयरमैन है ना, माई बाप है ना, वक्फ बोर्ड ने नोटिस लेते हुए उसके ऊपर एक्शन किया, उसके ऊपर कार्रवाई की, तो हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया। भाई मैं अपने वालिद के पास जाता हूँ, उनसे कोई चीज मांगता हूँ, मैं उनसे अपना नाराजगी जाहिर करता हूँ या अपनी डिमांड रखता हूँ, तो मैं थोड़ा जरा मुंह बनाता हूँ ना, रोने लगता हूँ ना,
उसके बाद जब मेरे पापा मुझे चॉकलेट दे देते हैं, बैट या गाड़ी दिलवा देते हैं, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ ना, वो मुस्कुरा के करता हूँ। ये सिस्टम है। दूसरी बात, एक बात कौम में ये भी फैलाई जा रही है कि अगर 2019 में कमेटी बना दी गई तो 2022 में बनाने का कोई जवाब ही नहीं बचता। इसका मतलब 2019 और 2022 की दोनों कमेटियां गलत थी। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कानून के जानकार जो लोग होंगे वो सुन लें कि 2019 में जो मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी गई बाय दिल्ली वक्फ बोर्ड, वो टिल नेक्स्ट ऑर्डर थी। पढ़ लीजिएगा जी, 2019 की बॉडी। दूसरी बात भाई, टिल नेक्स्ट ऑर्डर मींस व्हाट? उसका मतलब ही यही है कि जब दोबारा मिसाल के तौर पर आज हम इस कमेटी में, मैनेजिंग कमेटी में आ गए हैं, मिसाल के तौर पर ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, ये वक्त सेक्रेटरी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अगर हमारा टेनओवर पूरा हो जाता है, अगर हमारे से दरगाह नहीं चलती है, अगर हम भी करप्शन में मुलविस हो जाते हैं, तो हमें हटा दिया जाएगा दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा। सेम कानून हम पर भी लागू होते हैं। अब लोग टेक ओवर कर लेंगे। अभी मैंने बताया ना कि 30 दिन का उनको टाइम मिला है। 19 तारीख से 19 फरवरी तक मान के चलिए आप, 20 फरवरी मान लीजिए। और वैसे भी देखिए, हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक बात और बता देता हूं मैं आपको, छूट देने की बात है कि दिल्ली। तो आप अभी सुन रहे थे सरफराज हुसैन जो जनरल सेक्रेटरी हैं मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा करबला दिल्ली के। उन्होंने कहा है कि जितने मेंबरान की यहाँ मेंबरशिप को रद्द किया गया है उनको वो बहाल कराएंगे, और जितने वहाँ उन्होंने कहा है कि गबन हो रहे हैं उन तमाम के हम छानबीन करेंगे, और जो कसूरवार हैं उनको हम जेल की हवा तक खिलाएंगे। उन्होंने कहा करबला की ज़मीन है उसका नाजायज़ इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं, उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि करबला पे जो केस चल रहे हैं दूसरे, उन केसों में वो ढंग के और अच्छे वकील खड़ा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जो है पीसफुल जो है वहाँ जाएंगे, अपनी कस्टडी लेंगे, क्योंकि जो नई कमेटी है वो अभी जो है उसने अभी पोजीशन नहीं ली है, और जो पुरानी है कमेटी है वो अभी वहीं पर जमी हुई है। और आपने देखा है कई बार दिल्ली में इसको लेकर टकराव हुआ है। हमने जब उनसे पूछा कि ये कस्टडी जो आपकी जो भी कमेटी बनी है, सरफराज हुसैन साहब से पूछा कि जब आपकी ये कमेटी बन गई है आप वहाँ जाएंगे तो वो इतना ईजी पोजीशन आपको नहीं देंगे। उन्होंने भी माना कि नहीं, ये इतना आसान काम नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो हम जो वहाँ जाएंगे तो हम पीसफुली जाएंगे। देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा कितना गर्माता है। इसमें जो लोग मौजूद है, इसमें जो लोग मौजूद थे उसके अंदर पूर्व निगम पार्षद अकरम कादरी साहब मौजूद थे, उसमें जफर याब हुसैन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मौजूद थे, जहीर अब्बास जो ज्वाइंट सेक्रेटरी वो मौजूद थे, सरफराज हुसैन जनरल सेक्रेटरी वो मौजूद थे, मोहम्मद सप्तैन नकवी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे, अली काजिम जो वक्फ सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे, गुलशन अब्बास नकवी जो मीडिया इंचार्ज हैं वो भी मौजूद थे, मकबूल हसन मौजूद थे, ताक अब्बास मौजूद, सलमान मेहंदी काजिम मौजूद थे, बशारत अली और दूसरे मेम्बरान भी मौजूद थे। भारी संख्या में मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद थे। देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा करबला की जो ये लड़ाई है क्या मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं हम रिक्वेस्ट करते हैं वक्फ बोर्ड से कि अगर इन्होंने एक नई कमेटी तश्कील दी है तो इनको भी चाहिए कि उस पोजीशन को दिलाने में वो नई कमेटी की मदद करे, पीसफुल ये मसला हल हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली।